We are gathered here for the press conference with Ms. Farah Azim Shah. I'm just trying to introduce you some aspect from Ms. Farah Azim Shah साहिबा. Professional life में से थोड़े से मैं आपको extract बता देता हूँ. She is an MP of Balochistan Parliament. This is her second tenure. She spent most of her life for humanitarian cause. She is also the executive member of Commonwealth Parliamentary Association (CPA) in Pakistan. She served as a spokesperson of Balochistan government as well, and she is the General Secretary of Women Parliamentary Caucus of Balochistan Assembly. She is the initiator of Women Rights Resolution WRR in Balochistan Assembly in Pakistan. She is one of the parliamentarians who led the movement against honor killings. On her strong stance, she also she has done the legislation to stop honor killing in the domestic violence, and so on. Her life is really कह सकते हैं कि हमारे लिए नमूना कहना चाहिए हम सबके लिए. और उसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मान तहरीक की चेयरपर्सन भी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. I've done a little research on her personality on YouTube and somewhere social media पे, तो हर जगह पे सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ें देखने को मिली. बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पास आज भी ऐसा यंग मौजूद है जो हमारी एज का, हमारी जनरेशन का एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा है और हमें इनकी सपोर्ट भी करनी है. और आज जो हमारे जर्नलिस्ट भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी दावत दूंगा. उससे पहले मैं शफीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इनके मुतालिक थोड़ी सी मज़ीद डिटेल, कुछ प्रोफाइल पॉलिशिंग कि क्या है इनकी लाइफ, क्या अब तक इन्होंने किए काम, वो थोड़ा सा उस बारे में मज़ीद रोशनी डाल दें क्योंकि इनके पास नोट्स कुछ ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे पास सिर्फ हल्का सा इनका प्रोफाइल रिकॉर्ड था. जी बिस्मिल्लाह कीजिए. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें इस बात की आज बेहद मुसर्रत है कि पाकिस्तान से सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन और आवाम का दर्द रखने वाली खातून जो कि बेवक्त एक सियासतदान भी हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं और उसके साथ साथ आप एक राइटर भी हैं. और ये इंतहाई मुसर्रत की बात है कि अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद कलम से भी आपका रिश्ता है. मैंने जब मोहतरमा के बारे में कुछ पढ़ा और मुझे फिर इकबाल का एक शेर याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में तो सामा तंगिए दामा भी था. जब मैंने ये पढ़ा कि मोहतरमा की वालदा चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, तो मोहतरमा ने महसूस किया कि ये बहुत मुख्तसर सा टारगेट है जो उनकी वालदा उसे दे रही है. जैसा कि अभी मैंने कहा कि इन्होंने उन चंद कलियों पर कनात नहीं की, इनकी वुसअत शौक इनको आगे ले जाना चाहती थी. ये महज एक डॉक्टर बन के थी अपनी जिंदगी नहीं बसर करना चाहती थी. ये कौम को वो शऊर देना चाहती थी जिसमें हिकमत भी हो और जिसमें लोगों की ज़हनी और रूहानी शफा भी हो. चुनाचे इन्होंने सियासियात में एमए किया और सियासियात में एमए करने के बाद आप इस मैदान अमल में आई हैं. आपका ताल्लुक कलात से है और आपने मास्टर के बाद 2002 से 2007 तक खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर बलूचिस्तान असम्बली की रुकन रही और मुतअद्दिद कायमा कमेटियों की मेंबर बनकर अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही. बादज़ां 2024 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कोटे में दोबारा रुकने असम्बली मुंतखब हुई. फराह अज़ीम शाह समाजी मैदान में इंतहाई सरगर्म अमल हैं. आप ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं. उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है. इसी तरह आपको पुर्तगाल की पार्लियामेंट में भी मौका मिला खिताब करने का और इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट में भी आपने शिरकत की.
मजीद बरा वो पैमरा अथॉरिटी की रुकन भी रह चुकी हैं और खवातीन के हकूक की भी लंबरदार हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आप सियासतदान और समाजी कारकुन होने के साथ साथ कलम से भी ताल्लुक रखती हैं और आपकी 2 किताबें, एक राइज बलूचिस्तान और दूसरी आपकी किताब ओमान के बादशाह काबूस के हवाले से आपने तहरीर की। चुनाचे आपको सरकारी मेहमान के तौर पर वहां मदऊ किया गया और उसके बाद आपको सरकारी अवार्ड से भी नवाजा गया। बहैसियत हुकूमत पाकिस्तान की तर्जमान उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी को उजागर करने, बलूचिस्तान के मसाइल पर आवाज उठाने में अहम किरदार अदा किया है। फरहा अजीम शाह बलूचिस्तान की नहीं पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं और इनका दिल पाकिस्तान के हर गरीब अवाम के लिए धड़कता है। इनकी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के हर सूबे में एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें हर गरीब को तहफ़्फ़ुज़ मिले, हर अमीर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और एक ऐसा मिसाली मुल्क हमारा बन जाए कि जहाँ पे ना गुर्बत हो ना इफलास हो। और फरहा अजीम शाह, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आपकी सोच की परवास बहुत बुलंद है और ये आगे से आगे चलती चली जा रही है। और मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन। मैं बहुत दुआओं के साथ आखिर में मैं मोहतरमा फरहा अजीम शाह की खिदमत में अपनी एक तवील नज़्म का एक बंद पेश करता हूँ। ये मेरी दुआएं आपके लिए भी हैं और हमारे जितने भी नाज़रीन यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त जो बैठे हैं, सबके लिए है कि मेरी सारी दुआएं हैं तेरे लिए। अरे वाह, क्या मेरी सारी दुआएं हैं तेरे लिए, तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। मेरी सारी दुआएं हैं तेरे लिए, तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। तुझको इज्जत मिले, तुझको शोहरत मिले, तुझको दुनिया की हर एक नेमत मिले। चांद तारों से आंगन चमकता रहे, फूल कलियों से दामन महकता रहे। तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। तेरे अफकार को रोशनी हो अता, तेरे अशार हो दर्द दिल की दवा। भटके लोगों का तू ही सहारा बने, तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ आप सब की कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ पर आए और मैं नहायत मौदबाना तरीके से शुक्रगुजार हूँ सलाम भाई आपका, राजा साहब आपका, कि आपने अपनी इस जगह को इतनी खूबसूरती से सजाया है और यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पीपल। ये एक मैं समझती हूँ कि खराज तहसीन पेश करने के लायक हैं आप। और जिस तरीके से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और हमारा रिश्ता है पाकिस्तान, और आप सब के भी, बल्कि हम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत की निगाह से हम ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन्हें देखते हैं। और आप लोग यहाँ पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और जिस तरीके से मेहनत करके और फिर इतनी मोहब्बतें और बहुत कुछ आप फिर अपने मुल्क भेजते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले तो अपने मुल्क से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, निहायत खुशी महसूस होती है हम पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान में रहते हुए। अब मैं थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ चले तारुफ जो करवाया, और बड़े ही मैं समझती हूँ कि ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए कि मुझे खुद भी बड़ी खुशी महसूस हुई। और ईमान पाकिस्तान तहरीक स्पेशली जब मीडिया से सवालात आएंगे तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊं। और बलूचिस्तान के बारे में यहाँ पर ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो लोग मौजूद हैं वो पंजाब एरिया से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं।
और बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है कि इवन जब पाकिस्तान में भी मैं पंजाब एरिया में मूव करती हूँ डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स के सिलसिले में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान नहीं देखा हुआ। और हमारी अब यही कोशिश होती है कि बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान में जो एक गैप है कम्युनिकेशन गैप की वजह से उसे कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को आपस में मिलवाया जाए, क्योंकि जब आप आपस में ज़्यादा मिलते हैं और उठते बैठते हैं तो फिर गलतफहमियाँ भी जो हैं वो कम होती हैं। ईमान पाकिस्तान तहरीक 1 जनवरी 2025, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ बलूचिस्तान के हवाले से भी जिक्र करूँ, आप सब जानते ही होंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया वाइज अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सूबा, और अगर आबादी के हवाले से मैं यहाँ पर बात करूँ तो आबादी के हवाले से सबसे छोटा सूबा। लेकिन बलूचिस्तान की जो आबादी है वो स्कैटर्ड आबादी है वहाँ पर, और इसकी मिसाल मैं इस तरीके से आपको देती हूँ कि अगर कोई 60-70 घरानों पर मुश्तमिल एक गांव है तो उससे कहीं दूर जाके फिर एक और विलेज आता है। तो एरिया वाइज तो बलूचिस्तान बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन पॉपुलेशन वाइज जो है वो छोटा सूबा है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप लोग जानते ही होंगे, अगर मैं यहाँ पर गवादर की बात करूँ तो CPAC भी कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर आप बलूचिस्तान को भूल जाएंगे या इग्नोर करेंगे, और अगर आप गवादर को इग्नोर करेंगे। अभी गवादर के हवाले से आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो US में बैठ के भी लोग कर रहे हैं, और अभी हालिया ही दिनों में वहाँ पर एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हुआ है। और इसी तरीके से बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में मैं ज़रा जल्दी इस बारे में जिक्र करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं पाकिस्तान के हवाले से या बलूचिस्तान के हवाले से जो आप सब जानते ही होंगे। तो बलूचिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें गोल्ड है, कॉपर है, यूरेनियम है, आयरन है, और बेशुमार ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं जिनको मैं कहती हूँ कि अगर फोकस किया जाए सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम IMF से कर्जा लें, बल्कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है और हम कर्ज देने वाला मुल्क बन सकते हैं। ईमान पाकिस्तान तहरीक 1 जनवरी 2025, बहुत सी महरूमियाँ हमेशा आप लोग सुनते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ कुछ एक नई जो पिक्चर है, हो सकता है शायद इससे पहले कभी किसी ने आप लोगों को ना दिखाई हो, तो मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगी। सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये कहती हूँ, और आप लोग भी जानते होंगे कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बन सकता है, और अगर सही तरीके से कुछ सही डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लिए जाएं। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। अगर हम पंजाब की खूबियाँ उठाकर देखें, अगर हम सिंध को देखें, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को देखें, और अगर हम फिर बलूचिस्तान को देखें, तो भरपूर तरीके से, क्या मिनरल रिसोर्सेज की मैं बात करूं, या एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, या ह्यूमन रिसोर्सेज पे मैं बात करूं, तो कोई भी कमी हमारे पाकिस्तान में नहीं है। एक चीज़ की कमी है कि जब ये मुल्क बना था तो मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन एक जज्बा था और उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। आज पाकिस्तान भी है और करोड़ों की आवाम भी है। हमें ज़रूरत किस बात की है? उसी जज्बे की। उसी जज्बे को जगाने का नाम है ईमान पाकिस्तान तहरीक। इसका असूल मशहरा ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। और ईमान पाकिस्तान तहरीक का मकसद भी यही है कि जिस तरीके से आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी रहने वाले पाकिस्तानी, उनमें एक बेयकीनी का जो एक रुझान है, और फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से एक नफ़रत की फ़िज़ा, अपने अदारों से नफ़रत, अपनी यूथ को गलत
तरीके से गाइड करके उनको लोगों के साथ आपस में जो नफरतें हैं और जो एक बेयकीनी की फिजा है, और फिर जिस तरीके से आप ये देखें कि हमें हमारा